हेलो गाइस, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज, जिसमें हम आज बात करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर जो हम बात करेंगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और अपने आप में ही पेटेंट है। बीइंग अ रिटन डॉक्यूमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कंट्रोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कंट्रोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे? अब जो रिटन है उसमें गाइडलाइंस लिखी होंगी, लिमिटेशंस लिखी होंगी, ड्यूटीज लिखी होंगी, है ना। वो कंट्रोल्ड हो गया। वो कंट्रोल्ड कैसे हो गया कि वेदर इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज सर्टन इम्प्लीकेशंस। अब ये लगाता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस किस पे? गवर्नमेंट पर, पार्लियामेंट पर। Firstly, it provides for a limited government in the sense that sovereign powers are divided amongst the three organs. Three organs कौन से होते हैं? Executive, Legislature and Judiciary. जुडिशरी का काम होता है नए कानून बनाना, अमेंड करना, लागू करना दोबारा से, चाहे जो खत्म हो चुके हैं। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि उनको लागू करवाना। जुडिशरी का काम होता है कि उनको आसानी से इंटरप्रेट करके लोगों को बताना, जनता को बताना और देखना कि वो अच्छी तरह से लागू हो रहे हैं कि नहीं। दी पावर्स ऑफ ईच ऑर्गन आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये तीनों पावर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई हैं इन तीनों को। नन कैन गो बियॉन्ड इट्स ओन पावर। अब जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव का काम नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का काम नहीं कर सकता है। अब इन तीनों को अपना ही काम करना होगा, ये तीनों एक दूसरे में नहीं आ सकते। तो हो गई लिमिटेशंस। कंट्रोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया ऐसे एक रिटर्न होने के कारण। अब इन्होंने लिख कर दिया था कि जो लेजिस्लेचर है वो वही काम करेगा, एग्जीक्यूटिव वही काम करेगा, जुडिशरी सिर्फ वही काम करेगी। सेकेंडली, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द बेसिक और द फंडामेंटल लॉ अकॉर्डिंग टू which the validity of the laws are enacted by the legislature is determined. A law enacted by the legislature cannot violate any provisions of the constitution. It is therefore that the Parliament of India cannot be said to be sovereign legislature like the British Parliament. Supremacy in India lies with the constitution and not with the Parliament. अब इसमें क्या कहा गया है? सबसे पहली बात है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की क्यों बात हुई है? क्योंकि वो अनरिटन है। अब वो अनरिटन है तो क्या होगा? 2 मिनट आगे चलते हैं। अब जो पहले हमने बात की थी, एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो है रिटन, जो ब्रिटिश है वो है अनरिटन। अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो अपनी मर्जी से रूल्स बना सकती है, उन्हें हटा सकती है। बट जो इंडियन पार्लियामेंट है, जो स्टेट पार्लियामेंट है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही कोई रूल्स बनाने होंगे और है ना, जो लेजिस्लेचर है उसी हिसाब से रूल्स को डिटरमाइन करना होगा, है ना, कि ताकि कोई भी जो है वो है ना वायलेट ना करे कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविज़न को। इसी हिसाब से उन्हें कोई भी जो है ना कोई भी कानून है वो बनाना होगा। सो ये इस तरह ये बात करता है कि पार्लियामेंट जो है इंडिया में वो एक सॉवरन लेजिस्लेचर नहीं है ब्रिटिश की तरह कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। इंडियन लेजिस्लेचर को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही कोई भी नया काम करना पड़ता है, उसके बाहर जाकर वो कोई काम नहीं कर सकता। Thirdly, while the Constitution of India confers power on the organs of the government, कौन कौन से organs थे? अभी आपका टेस्ट है, जल्दी बताइए। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 organs है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी यही बात करते हैं, बार बार तीनों की रिपीटेशन होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की। It also imposes limit on the powers to be exercised by them. Further, the Constitution reposes in the judiciary the authority to guard the limits imposed by it or not violate any organs.
जो ड्यूटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इनकी तय की जाती है, डिसाइड की जाती है कौन कौन सा काम करेगा, कौन कौन सा काम नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई अथॉरिटी किसी की है ना लिमिट्स को गार्ड करेगी, है ना, कोई किसी की वायलेट नहीं करेगी लिमिट्स को। ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको तय किया होता है। डिसाइड नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको पहले से ही तय किया होता है कि ये ऑर्गन यही काम करेगा, वो दूसरे तीसरे का काम नहीं करेगा, दूसरा तीसरा पहले का काम नहीं करेगा। दूसरा सैलिएंट फीचर है कि ये लेंथीएस्ट है, बल्किएस्ट है एंड द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्यों है? क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग सभी देशों के जो सिस्टम थे, जो है ना फेडरल चीज़ें थी, जो हर एक प्रकार की है ना जो फीचर्स थे उन्हें उठाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। इसी कारण से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे है? क्योंकि एज इट कमेंसमेंट इट कंटेन्स 395 आर्टिकल्स जो 22 पार्ट में बांटे गए हैं, 8 शेड्यूल्स हैं इसके। आफ्टर द पासिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ कंसिस्ट 448 आर्टिकल्स। जो पहले 395 थे अब वो 448 हो गए हैं, डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स। पहले 395 थे 22 पार्ट्स में, अब 448 हो गए हैं 25 पार्ट्स में, और 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। किसके बाद? 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के बाद। अब इस चीज़ को ना आप इसके साथ अपडेट रहना, इसके साथ अपडेट रहना आपका क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप देख सको कोई आर्टिकल कम तो नहीं हुआ, बढ़ाया तो नहीं गया, कोई शेड्यूल तो नहीं बढ़ाया, पार्ट तो नहीं बना, कोई अमेंडमेंट तो नहीं हुई। इसके साथ आपको अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगले पर आते हैं, टू इंश्योर दैट फ्यूचर इंडिया टू बी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट अब कौन से होते हैं? जो अपनी जनता के, प्रजा के हित के लिए, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं, उन्हें कहते हैं वेलफेयर स्टेट। द फ्रेमर्स इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फुल चैप्टर पार्ट 4 टाइटल्ड एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट पॉलिसी। कर दी ना वही बात कि जो पार्ट 4 है वो टाइटल्ड एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, कि स्टेट की क्या क्या ड्यूटी बनती है, स्टेट के क्या क्या कार्य हैं, स्टेट की क्या क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने जो सिटीजन्स के लिए, उसकी बात की गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अ गवर्नेंस बट इट ऑल्सो कंटेन्स डिटेल्ड प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप। कि जो प्रोविज़न सिटीजनशिप को है ना, जैसे कि सिटीजनशिप में क्या बात हुई है कि है ना, सिटीजनशिप में कौन इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आए थे उनको सिटीजन कैसे माना जाएगा, है ना। आर्टिकल 5 में बात हुई थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब किस किस को सिटीजन माना गया था, है ना। 6 में बात हुई थी जो माइग्रेट होकर आए थे, 7 में बात हुई थी जो इंडिया से माइग्रेट हो गए थे, 8 में बात हुई थी जो इंडिया के थे पर फॉरेन कंट्रीज में चले गए थे, है ना। ये जो सिटीजनशिप में माइग्रेशन हो रहा है ना, आ जा रहे हैं, उनकी बात होती है कि उनको कैसे इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी। अब इंडिया में तो बहुत सारे है ना कल्चर्स रहते हैं, अनेकों तरह की भाषाएं हैं, बट इसकी स्पेसिफिक लैंग्वेज कौन सी होगी कि इसी भाषा में ये रहेगा, उसकी बात भी की गई है। गवर्नमेंट सर्विस की बात की गई कि कौन कौन सी गवर्नमेंट सर्विस होगी, कैसे होगी, इलेक्ट्रो मशीनरी की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है, रिट्स की बात की गई है, पार्लियामेंट की बात की गई है, जुडिशरी की बात की गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ की बात की गई है, हर एक चीज़ की। अगर आप बेयर एक्ट खोलोगे ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के इंडेक्स में हर एक चीज़ को बताया गया है, कौन सी चीज़ कैसे होगी, किस तरह से होगी, कैसे आप रहना है, कैसे आपके जो हितों की रक्षा होगी।
जैसे मैं अब मैंने आपको इतनी इतनी अच्छी तरह से जो इसमें डिफाइन किया है ना, आप बस नोट्स बना लेना जो इन स्लाइड्स में लिखा है। इसके अलावा आपको और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जुडिशरी का भी एग्ज़ाम आता है, आपका जो अगर है ना कॉलेज एग्ज़ाम आता है, कुछ भी आता है, आपके प्री में भी आता है, आपके इसी में से ही निकल जाएगा सब कुछ। इसके अलावा आपको और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। The Constitution contains the long first fundamental rights, securing to people the basic natural, मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें लॉन्ग लिस्ट बनी हुई है ना, कितने ही ज़्यादा। राइट टू है ना डिग्निटी, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी है ना, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है, उसे रिमूव कर दिया गया है अमेंडमेंट पे। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं करता, स्टेट गवर्नमेंट की भी बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट में कौन सी सरकार होगी, कैसे होगी। मतलब कौन सी सरकार नहीं होगी कि स्टेट गवर्नमेंट में कैसे कोई है ना कोई भी जो गवर्नमेंट बनेगी है ना, उनके जो MP MLAs बनेंगे, उनके है ना क्या राइट होंगे, क्या काम होंगे, क्या क्या उन्हें करना होगा, क्या पेनल्टीज होगी अगर वो कुछ कर देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं। सिर्फ सेंट्रल पर फोकस्ड नहीं है, ये है स्टेट की भी बात करता है। तो फिर जो सेंट्रल और स्टेट दोनों की बात करता है वो कौन होता है? फेडरल। जो सिर्फ सेंट्रल पर बेस्ड होता है वो होता है यूनिटरी। ठीक है, अब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? फेडरल। मैं इसको साफ कर देती हूँ अगर आपको नोट्स बनाने हो तो। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अ सॉवरन सोशलिस्ट एंड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 42nd अमेंडमेंट में इन वर्ड्स को ऐड किया गया था। सॉवरन का सोशलिज्म का मतलब है कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर स्टेट ओन्ड, मतलब कि हर किसी को इक्वल प्रोडक्शन मिले, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिले है ना, कि सभी को किसी को भी किसी भी तरह का है ना कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी अनइक्वालिटी ना हो। सेकुलरिज्म मतलब कि सबका एक ही है ना, मतलब कि जो नेशन है उसका कोई एक रिलीजन नहीं है, ना ही वो किसी रिलीजन के मामलों में बोलता है, वो न्यूट्रल है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसका है ना कोई रिलीजन नहीं है, रिलीजन है, ये अथीस्ट नहीं है, बस ये रिलीजन के मामले में नहीं बोलेगा। ये बस है ना कि जो सबका जो जिसका जो धर्म है वो उसको जैसे मानना चाहता है वो मानेगा, कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। डेमोक्रेटिक में कि द टर्म डेमोक्रेसी इज कॉमनली डिफाइंड एज अ गवर्नमेंट बाय पीपल। अब इसमें जो इलेक्ट्रोल होते हैं है ना, हम जो वोटें डलती हैं, वोट डालकर हम गवर्नमेंट को बनाते हैं, गवर्नमेंट चूज़ करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं। उसकी बात करता है कि जो लोगों के पास एक राइट है कि वो खुद एक है ना वोट डालकर अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करें, उनको इलेक्ट करें, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, एक समय के लिए, एक तय समय के लिए। रिपब्लिक, इसमें भी सेम बात हो गई कि है ना हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन who is chosen for a limited period. In wider sense, republic means state in which supreme power rests to the people and their elective represent. जो है ना स्टेट की पावर होगी है ना, स्टेट की जो है ना चीज़ होगी, उसको जो लोगों द्वारा इलेक्टेड पर्सन होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो ही हैंडल करेगा, ऑफिसर हैंडल करेगा। ये है ना कोई किंग नहीं होगा कि हाँ भी किंग जैसे पहले है ना कोई राजा होता था, राजे का बेटा भी राजा बनेगा, वैसे नहीं होता है ना। एक इलेक्शन होगा बाय है ना रिस्पेक्ट, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है वो ही है ना एक समय के लिए रिप्रेजेंटेटिव होगा स्टेट का। चौथे पर आते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
The Indian Constitution establishes a parliamentary form of a government both at the central and state level. Parliamentary form of a government जो सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पर the essential characteristic of a parliamentary form of a government are that such system the head of a state is made मतलब मैं ऐसे ही बताती हूँ, रुको जाओ मेरी बात सुनो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट में कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री होगा और जो है ना स्टेट का कोई भी हेड होगा है ना, वो स्टेट का हेड प्रॉपर तरह से नहीं होगा। ठीक है, उसे लोगों ने चूज कर लिया, इट्स ओके है ना, अच्छी बात है, बट वो पूरी तरह से स्टेट का हेड नहीं होगा, वो आधा अधूरा होगा। प्रॉपर स्टेट का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो चाहे पीएम हो सीएम हो कोई भी नहीं होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब कि यही बात होगी कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात होती है कि प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो। अब प्रेसिडेंट को जो है ना हाउस ऑफ पीपल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पहले राज्यसभा की बात होती है फिर लोकसभा की। अब जो है ना आर्टिकल 17 के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो प्रेसिडेंट को सलाह दे सकते हैं है ना, और हाउस ऑफ पीपल के साथ भी ऐसे कर सकते हैं। अगले में आते हैं फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों की बात होती है उन्हें कहा जाता है फेडरल सिस्टम, फेडरल गवर्नमेंट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट अप अ फेडरल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज। जो फेडरल सेटअप है ये कब आया था? इंडियन एक्ट 1935 में। इसमें क्या बोला गया था कि जो है ना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसी को सुप्रीम माना जाएगा, इसी को सबसे ऊपर माना जाएगा, ग्रैंड नॉर्म माना जाएगा। इट प्रोवाइड्स फॉर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट। कि जो है ना ये ना डिवीजन पावर्स की डिवीजन करता है, पावर्स का बंटवारा करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में। ये साथ में रिजिड भी होता है। अब ये फेडरल तो है, अगर अब ये फेडरल है तो ये रिजिड है। रिजिड कैसे है? अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई है ना रूल बनाया, पहले वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास जाएगा, उनकी फिर वोटिंग होगी, वोटिंग में मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी कितनी चाहिए? 2/3 चाहिए। उसके बाद फिर जाकर वो स्टैचू या रूल या लॉ बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। इसलिए इसे कहते हैं कि ये रिजिड है। It provides for an independent judiciary. The Constitution of India complies with all these requirements. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन सभी है ना, जो एक फेडरल सिस्टम में चीज़ें होनी चाहिए वो उन सभी चीज़ों से मेल खाता है, तो वो एक फेडरल सिस्टम हो गया बस। अगली पर बात करते हैं अ यूनिक प्लान ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। Form of a standpoint of amending constitution, the Indian constitution is flexible as well as rigid. अब फ्लेक्सिबल और रिजिड कैसे होगा? अब मैंने बताया था कि वोटिंग होगी है ना, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रोविजन को चेंज नहीं किया जा सकता था, हो गया रिजिड। पर कहा गया है कि पार्लियामेंट इसको चेंज कर सकता है ना, कुछ सामान्य है ना सर्कमस्टांसिस के अंदर। अब हो गया फ्लेक्सिबल। अब है ना जब कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस चेंज होंगी तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी? बाय वोटिंग। अब वोटिंग का लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, मेजोरिटी का, प्रेसिडेंट का, हाउस ऑफ पीपल का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, 2/3 मेजोरिटी का। अब फिर से हो गया ये रिजिड, मतलब कि ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल कैसे? इसमें चेंजेस हो सकते हैं, पर चेंजेस के लिए जो प्रोसीजर है वो बहुत ही लंबा है। अडल्ट सफरेज में बात की गई है कि जो लोग हैं जो है ना इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो एक है ना सिस्टम द्वारा होते हैं जिसको हम कह देते हैं कि इलेक्शंस। इलेक्शंस द्वारा की जाती है, इलेक्टेड पर्सन्स की जो चोन है वो की जाती है। जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट का उसको इलेक्शंस द्वारा चूज किया जाता है, इसमें वही बात की गई है। सिंगल सिटीजनशिप, जो
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। सबसे निचले पॉइंट पर आ जाओ कि जो अमेरिका है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप की बात करता है। जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल अमेरिका में 4 स्टेट हैं, अगर कोई 1 में रह रहा है तो उसके पास सिर्फ 1 की ही सिटीजनशिप होगी, उसको 2 में जाकर उसकी सिटीजनशिप अलग से लेनी होगी, 3 में जाकर उसकी अलग से लेनी होगी, 4 में जाकर उसकी अलग से। बट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे इंडिया में रहने वाले लोग चाहे जितने भी स्टेट मर्जी हों सभी के लिए एक ही सिटीजनशिप है, सभी के सेम सिविल पॉलिटिकल राइट्स हैं सिटीजनशिप के। अगर वो इंडिया में रह रहे हैं और उनके पास वैलिड सिटीजनशिप है तो उनके सेम सभी को एक साथ है ना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन राइट्स मिलेंगे, प्रोवाइड्स किए जाएंगे, स्टेट अपनी ड्यूटी निभाएगा उनके लिए। किसी को कोई सेपरेट कैसे पंजाब से जाकर दिल्ली में रहना है तो उसकी सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, दिल्ली से अगर यूपी जाकर रहना है तो फिर यूपी की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, नहीं ऐसे नहीं है। इंडिया की है तो इंडिया की रहेगी, इंडिया में जहाँ मर्जी टहले जाओ, जहाँ मर्जी घूमी जाओ। फिर आगे फंडामेंटल राइट्स, इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो सिक्योर करते हैं पीपल ऑफ द इंडिया फंडामेंटल बेसिस एंड नेचुरल राइट्स को। इस चैप्टर को बिल ऑफ राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली डिक्लेयर दिस फंडामेंटल राइट्स बट इट ऑल्सो प्रोवाइड अ स्पीडी रेमेडी फॉर द enforcement of these rights, and the remedy for their enforcement itself declared as a fundamental right. रिटों की बात की गई है। अगर किसी का फंडामेंटल राइट है वायलेट होता है तो वो रिट डाल सकता है, उसको भी फंडामेंटल राइट कहा गया है। फिर आगे डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें बात की गई है कि स्टेट की क्या लाइबिलिटी बनती है, क्या ड्यूटी बनती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टेट के सिटीजन्स के लिए, लोगों के लिए क्या ड्यूटी बनती है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। Part 4 of Indian Constitution sets out aim and objective to be taken up by the state in the governance of the country. Part 4 में दिया गया है Directive contains in there have been declared fundamental in the governance of the country. It has been declared a duty of a state to apply all them by making laws. आगे बात करेंगे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं पार्ट 4A में दी गई हैं, जो आर्टिकल 51A में है ना। इसके मतलब है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमें राइट तो दे दिए गए हैं है ना, पर हमारी ड्यूटी भी तो बनती है कि हम अपने राइट्स इंजॉय करने के साथ साथ सामने वाले के राइट्स की भी ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास है कि है ना, मेरे पास है कि हम राइट टू इक्वालिटी है, मैं कहीं मर्जी जा सकती हूँ, कहीं मर्जी घूम सकती हूँ। राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू स्लीप है मेरे पास, मैं सो सकती हूँ है ना। मेरे पास जागने का भी राइट है, मुझे नहीं रात में सोना है, पर मैं ये थोड़ी है कि सामने मेरे नेबर रह रहा है मैं उसकी नींद हराम कर दूँ, नहीं। उसके पास भी तो है ना राइट टू स्लीप, राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी है ना। मैं खुद जागने के चक्कर में ऊंची ऊंची डीजे लगा लूं और उसका है ना राइट वायलेट कर दूं, ये नहीं होता, ये बात नहीं होती। मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने तो राइट एंजॉय करूं पर सामने वाले के भी ना वायलेट करूं। फिर होती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट कोई भी इनके मामलों में दखल नहीं देती। कोई भी पार्लियामेंट में इनके जो चीज़ चल रही होती है, प्रोसीजर चल रहा तो उनकी बात नहीं करता है, किसी भी तरह की कोई भी डिस्कशन नहीं करता। जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है इनके पास। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन कर सकती है, जो भी कोई लॉ बनाया होता है पार्लियामेंट के द्वारा वो देख सकती हैं कि है ना भी आपने जो लॉ बनाया है वो सही है या नहीं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कैसी है, लीगल है या इलीगल है। प्रिवेंटिव डिटेंशन,
in order to prevent any abuse of freedom by antisocial or supervised element which might endanger the national welfare of the infant Republic of India. The Constitution contains a unique feature form of preventive detention. बस यही ख़त्म हो गया कि हाँ भी कोई भी डिटेंशन है उसको रोका जा सकता है, रिट डाल सकते हैं, है ना, उसमें हेबस कॉर्पस के रिट भी डाल सकते हैं कि हाँ भी किसी को ऐसे नहीं रख सकते हैं। बस इतने ही थे। सबसे पहला था हमारा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके है ना, इसमें सारी पावर कंट्रोल्ड होती हैं, लिमिटेड होती हैं, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड काम करने का होता है, वो उसी दायरे में रहकर काम करेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता है। जो 3 ऑर्गन्स होते हैं उनको उनकी पावर बताई गई होती है, उनको वो ही काम करना होता है। बस कौन से ऑर्गन्स होते हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये सबसे लेंथीएस्ट है, बल्किएस्ट है, डिटेल्ड है, सबसे बड़ा है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक है। 42nd अमेंडमेंट में इनको ऐड किया गया। सोशल का मतलब कि सबको एक समान सब चीज़ें मिले। सोशलिस्ट कोई, है ना, मतलब सोशलिज्म जो सेकुलर है उसमें ये बात की गई है कि जो 2 मिनट, जो सेकुलर है उसमें ये बात बोली गई है कि जो स्टेट है वो न्यूट्रल है, उसका कोई भी ऐसे नहीं है, रिलीजन की बात नहीं करता वो, ना ही रिलीजन के मैटर में बोलता है। सोवरन रह गया था। सोवरन की बात है कि स्टेट अपनी जो मैटर है खुद डिसाइड करता है, वो किसी दूसरे स्टेट को इंटरफेयर करने नहीं देता। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक में बात होती है कि इलेक्शंस द्वारा जो है रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया जाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म होती है, प्रेसिडेंट को सबसे हाईएस्ट पावर होती है, प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम होता है। फेडरल सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की बात करता है, दोनों की ड्यूटीज़ को बांटता है, दोनों के फंडामेंटल्स को देखता है। फिर एक है ना, ये रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, उसमें चेंजेस कर सकते हैं बट बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस के साथ। सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, जो इंडिया में रहता है इंडिया में कहीं भी जा सकता है, उसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए कोई सिटीजनशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसमें कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स में राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू वर्क, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू, है ना, रिलीजन, ऐसे है ना, मतलब कि दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। तो और स्टेट को भी दिए गए इंस्ट्रक्शंस की आपको भी, है ना, सिटीजन्स के, है ना, हितों का ध्यान रखना है, अपनी ड्यूटीज़ निभानी है ताकि वो अच्छे से अपने, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड को एंजॉय कर सकें। बट है ना, राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ भी दी गई हैं कि अपने तो राइट एंजॉय करो पर दूसरों को भंग मत करो। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी के मामले में कोई दखल नहीं देता है। बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लीगल नोटबुक। मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम बात करेंगे प्रेम्बल की।